हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एक और इंश्योरेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वो है मरीन इंश्योरेंस। A marine insurance contract is an agreement wherein the insurer, जिसे हम क्या बोलते हैं, underwriter, undertake to compensate the insured generally the owner of the ship or a cargo for complete or partial loss at sea। marine insurance क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। किन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है? इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम अंडरराइटर कहते हैं, और इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो जर्नली क्या होता है, शिप का ओनर या फिर कार्गो का ओनर होता है। कार्गो का मतलब क्या होता है? जो भी स्टफ आप अपने शिप के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहे हैं, जो भी मटेरियल, जो भी स्टफ, जो भी गुड्स आप लोग जो है भेज रहे हैं, गुड्स मटीरियल कुछ भी हो सकता है, उसे हम कार्गो कहते हैं। फॉर कंप्लीट और पार्शियल लॉस एट सी। अब समुद्र के थ्रू, सी के थ्रू जो है हम लोग अपना स्टफ जो है भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्टफ भेजा जा रहा है, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं, कोई रिस्क होते हैं, शिप खो जाए, शिप डूब जाए, या कोई और भी नेचुरल फोर्सेस की वजह से कोई भी जो है लॉस हो सकता है। तो कंप्लीट लॉस या फिर पार्शियल लॉस के लिए जो है मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। अब जैसे कि एक पर्सन है ए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक पर्सन है ए जो कि गुड्स बनाता है, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और उसे जो है बाहर की कंट्री में सेल करता है। अब बाहर की कंट्री में जब वो अपने गुड्स को भेज रहा है तो वो सी के थ्रू भेजेगा, ठीक है, लेकिन अब उसे एक रिस्क है कि भाई मैं ये गुड्स बाहर की कंट्री में भेज तो रहा हूँ, सेल तो कर दिए मैंने, मैं बाहर की कंट्री में इन गुड्स को भेज तो रहा हूं, पर इन गुड्स को रिस्क भी है कि भाई सी में डूब ये गुड्स खो जाए, लॉस हो जाए, या फिर पोर्ट पे, पोर्ट मतलब जहां से सी चलता है, जो पोर्ट होते हैं वहां पे कहीं ये गुम ना हो जाए, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो इसके लिए ए क्या लेगा इंश्योरेंस कंपनी से? मरीन इंश्योरेंस लेगा कि अगर सी में कल को पोर्ट पे या वॉयज के थ्रू, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस से, अगर आपका जो है सी के थ्रू जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस से जो है आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपको कार्गो जा रहा है, तो उसमें जो रिस्क है उसके लिए क्या मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेड बाय द इंश्योर्ड इन कंसंट्रेशन फॉर द गारंटी प्रोटेक्शन ही गेट्स। अब ए है, अब इसमें हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ए। अब ए को जो प्रोटेक्शन मिल रही है उसकी गुड्स को लेके, जो भी गुड्स का उसने जो है इंश्योरेंस लिया है, मरीन इंश्योरेंस लिया है, उसको जो प्रोटेक्शन मिल रही है उसको, लेकिन अब यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, जो कल को अगर बाई चांस उसके गुड्स खो जाते हैं, जो उसके गुड्स को वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है कि कल को आपके गुड्स को कुछ भी होगा तो हम आपको उन गुड्स के पैसे देंगे, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी जिसको गारंटी मिल रही है, एक को एग्जांपल में लेके चले, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड क्या करेगी, एक सर्टेन अमाउंट देगी किसको, जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, किसके बदले में? प्रीमियम के बदले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगी किसको, जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है प्रीमियम के बदले पे। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन पैरल्स और पैरल्स ऑफ द सी। अब मरीन इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन मिल रही है, एक रिस्क होता है जिसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन देता है मरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। अब प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करा रही है? क्या लॉसेस होने के चांसेस होते हैं? मरीन पैरल्स, पैरल्स ऑफ द सी। पैरल्स ऑफ द सी मतलब सी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके रिस्क होते हैं, कुछ नेचुरल फोर्सेस होती हैं, बड़ी वेव्स आ जाना जिसकी वजह से गुड डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, शिप डूब सकता है, बड़ी वेव आ रही है, आइसबर्ग जो आइस के बड़े बड़े बने होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, आइस के बने हुए, उनसे शिप जाके टकरा जाती है, ठीक है। कोई भी कोलिजन ऑफ द शिप विद रॉक, बड़े बड़े रॉक होते हैं सी में, उससे जाके शिप टकरा गई, शिप अटैक हो गई बाय द एनिमीज ने जो है शिप को अटैक कर दिया, ठीक है। गुड्स चोरी हो गए पोर्ट से या फिर शिप से, जो है यहाँ से निकले तो थे पर वहाँ पे पहुँचे नहीं, गुड्स थेफ्ट होने की, पोर्ट पे थेफ्ट होने की जो है चांसेस रहते हैं, एनिमीज का अटैक होने के चांसेस रहते हैं, रॉक से या बड़े किसी आइस के टुकड़े से जो है शिप के टकराने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क होते हैं, इनसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? मरीन इंश्योरेंस इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व्ड। मरीन इंश्योरेंस में 3 चीज़ों का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है, शिप और हल, कार्गो, सॉरी शिप और हल, कार्गो और गुड्स, और
फ्रेट। अब शिप और हल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? दिस इज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर indemnifying द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज बाय डैमेज टू द शिप। शिप को इंश्योरेंस मिल रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी शिप का इंश्योरेंस मिल रहा है। शिप में जो भी फर्नीचर है, मशीन है, जो भी चीज अवेलेबल है उस शिप में, पूरी की पूरी शिप का इंश्योरेंस हो रहा है। हम उसे हल इंश्योरेंस या शिप इंश्योरेंस कहते हैं। कि कल को पूरा का पूरा शिप डूब जाएगा तो जितने का वो शिप था, उसके अंदर जितने का सामान था, फर्नीचर था, मशीनरी था, उन सबका पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी उस ऑनर को देती है। सेकंड है हमारा कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या हो रहा है? द कार्गो व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स। कार्गो मतलब गुड्स यहाँ पे, ठीक है। जो भी गुड्स, जो भी मटेरियल, जो भी स्टफ आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी थेफ्ट होने का, लॉस होने का चांसेस होता है उस गुड्स को। तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड हो रहा है? कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है। प्रोटेक्शन मिल रही है कार्गो इंश्योरेंस के थ्रू उन गुड्स को। These may be at the port or on voyage. पोर्ट पे गुड्स चोरी हो गए, या वॉयज मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, काफी लंबा एक रूट था जिससे जो है सी के थ्रू आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। वॉयज के थ्रू, उस लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू आपके गुड्स चोरी हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, तो उससे जो है कार्गो इंश्योरेंस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दस एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशू टू कवर अगेंस्ट सच रिस्क टू कार्गो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराता है कि यहाँ एक सर्टेन मनी आपको मिलेगा आपके गुड्स के जितने भी लॉस जो आपको हुआ है कार्गो इंश्योरेंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है कि जब आप शिप के थ्रू जो अपना सामान भिजवा रहे हो तो उसके लिए आपको फ्रेट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। भाड़ा जिसे हम कहते हैं ना, फ्रेट चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे कि हम कार के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो हम लोग चार्जेस पे करते हैं ना उस ट्रैवलिंग के लिए। तो कहेंगे ट्रैवलिंग चार्ज है कि मतलब जो गुड्स आपके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए आपको फ्रेट इंश्योरेंस प्रोवाइड जो है देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि ए ने यहाँ पे गुड्स भेजे शिप के थ्रू, ठीक है, ए ने यहाँ पे अपने कुछ गुड्स भेजे हैं शिप के थ्रू, तो वो क्या करेगी? शिपिंग कंपनी को फ्रेट चार्जेस देगी। लेकिन अगर उसके गुड्स पहुंचे ही नहीं, उसने जो गुड्स भेजे थे अपने, उसके वो गुड्स पहुंचे ही नहीं जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था, तो वो फ्रेट क्यों पे करेगा? ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी क्या बोलेगी, शिपिंग कंपनी, कि भाई हमने तो भाई अपना सामान पहुंचाने का पूरा लिया था और किया था, शिप वहां तक पहुंच गए, उसमें गुड्स नहीं पहुंचे, तो क्या हम क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो फ्रेट तो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे शिपिंग कंपनी भी गलती नहीं है, वो अपनी तरफ से तो पूरा कर रही है ना, उसने शिप में सामान तो भेजा था ना, शिप तो गई थी निकल के यहाँ से अपना सामान भेजने के लिए। तो यहाँ पे उन कंपनीज के लिए जो फ्रेट इंश्योरेंस जो है उनका वहां पे ना एक चांस रहता है कि भाई पता नहीं कल को क्लाइंट फ्रेट चार्जेस हमको पे करेगा नहीं करेगा, कल को वापस अपने फ्रेट चार्जेस मांगने लग जाए कि भाई मेरा सामान तो वहां तक पहुंचे, तो मेरा फ्रेट चार्जेस मैं क्यों पे करूं, या मैंने पे किया तो मुझे रिफंड करो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए फ्रेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीइंबर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द इंश्योर्ड शिपिंग कंपनी इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज। कार्गो जब पहुंचा ही नहीं है तो फ्रेट चार्जेस किस लिए पे किए जाएंगे? पर यहाँ पे जो कंपनी शिप भेज रही है उसकी भी गलती नहीं है ना, उसने तो अपनी तरफ से शिप भेज दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेन एलिमेंट्स ऑफ आर मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हमारे मेन एलिमेंट्स क्या क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे मरीन इंश्योरेंस में। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की थी, भाई जो सिचुएशन में एक पर्सन अभी है उसको वापस उसी सिचुएशन में लेके आना। हम जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने इंडेमनिटी में क्या पढ़ा था कि ए है वो गुड्स बनाता है, ठीक है। अब उसने अपने 4 लाख रुपीज के गुड्स का यहाँ पे इंश्योरेंस लिया हुआ है जो सी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसने मरीन इंश्योरेंस लिया हुआ है, 4 लाख के उसने गुड्स जो है भेजे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वो 4 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, अब यहाँ पे 4 लाख का जो नुकसान हुआ है, जो उसका डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, उसे वो 4 लाख रुपए का सम प्रोवाइड करा रही है, मतलब उसे वापस उस सिचुएशन में लेके आ रही है जिसमें वो पहले था। 4 लाख का जब लॉस हुआ नहीं था, वो 4 लाख के गुड्स का एक मालिक था, ठीक है भाई, उसको लॉस अभी तक नहीं हुआ। जब उसको लॉस हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है कि कोई बात नहीं, हम आपको वापस 4 लाख रुपीज देते हैं, आपको वो सिचुएशन में वापस आपको पहुंचाया जा रहा है। तो हमने ये इंडेमनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि भाई जो सिचुएशन पर्सन की है उसको वापस उसी सिचुएशन में लेके आना। However, in case of hull policy, the amount insured is fixed at the level above the current market value. लेकिन अगर शिप की बात करें, जब शिप की बात कर रहे हैं तो वो उसकी अमाउंट ऑलरेडी पहले से फिक्स की जाती है। करंट मार्केट वैल्यू शिप की क्या है उसके हिसाब से जो है पहले से ही उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि अगर कल को ये शिप डूब जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने पैसे मिलेंगे।
ये नहीं है कि भाई आपने जितने का खरीदा था उस हिसाब से आपको वैल्यू मिले, करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है आपको उस शिप के जो है पैसे मिलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि दोनों पार्टीज को, इंश्योरर और इंश्योर्ड, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड अश्योर्ड, इंश्योर्ड जिसे हम कहते हैं, जो इंश्योरेंस ले रहा है, दोनों को अटमोस्ट गुड फेथ मतलब दोनों को अपने अपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए है पूरी तरह से। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता देनी चाहिए कि किस किस पैरल्स की वजह से, मतलब कौन कौन सी नेचुरल कैलामिटीज फोर्सेस की वजह से या क्या क्या रीजंस की वजह से जो है आपको जो है आपके इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। और ऐसे इंश्योरर जो अश्योर्ड है उसको भी अपनी जो गुड्स वो भेज रहा है या जो भी उसकी शिप है जिसको भी इंश्योरेंस वो ले रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी उसे डिस्क्लोज कर देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। जब लॉस हो रहा है, जिस भी गुड्स का वो लॉस हो रहा है, उस पर्सन का उस गुड से लेना देना होना चाहिए है। अब जैसे कि ए है, ठीक है, उसने अपने गुड्स जो है बाहर एक कंट्री में बेच दिया, सेल आउट कर दिया। अब उसने क्या किया, फॉर से कि ए ने बाहर एक कंट्री में एक बिजनेसमैन है सी, उसको अपने गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है, सेल भी कर दिए और उस गुड्स के सारे पैसे भी एडवांस ले चुका है, ठीक है, उसने अपने गुड्स भी सेल कर दिए और अपने उसके जो है सारे पैसे भी ले चुका है, ठीक है, उसने अपने तरफ से सारा गुड्स सब बेच दिया। वो आगे सी का है, अब वो जितना भी रिस्क है वो सी का है। अब सी ने अगर यहाँ पे जो है रिस्क लिया हुआ है कि ठीक है भाई आपने शिप में डलवा दिया है, ठीक है, सी ने पेमेंट कर दी है, वहां से उसके लिए वो गुड्स निकल चुके हैं। अब ए का इन गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, माने कि ए ने इंश्योरेंस लिया हुआ था पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ए का कोई लेना देना है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, कोई यहाँ पे इससे वो बिलोंग नहीं कर रहा है, वो बेच चुका है, उन गुड्स के पैसे भी ले चुका है। तो लॉस के टाइम पे अब ए इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे नहीं ले सकता, क्यों, अब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें नहीं है क्योंकि वो उस गुड्स के पैसे ले चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो सी का होगा। अगर सी ने इन गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है और कल को वो ट्रांजिट के टाइम पे, शिपिंग के टाइम पे, पोर्ट पे कहीं भी अगर खो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो सी को मिलेगा। मतलब सी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे है कि लॉस के टाइम पे उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे है, कहीं ना कहीं उसके पैसे, उसकी वो बिलोंगिंग्स है, कहीं पे उसकी फंडिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मतलब जब लॉस हो रहा है उस टाइम पे उस पर्सन का, जिस भी पर्सन के वो गुड्स हैं जो भी है, उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक पैक्यूनरी इंटरेस्ट उसका उसमें होना चाहिए है, गुड्स में या शिप में, गुड्स में, जिस भी चीज का जो है वो इंश्योरेंस ले रहा है। फॉलोइंग पर्सन्स हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मरीन एडवेंचर। अगर मरीन एडवेंचर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो कुछ लोग हैं जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें होता है, जैसे कि ओनर ऑफ द गुड, इसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है अगर फंडिंग इन्वॉल्व हैं। बायर ऑफ द जो बाय कर रहा है उसके भी फंड्स इन्वॉल्व, अगर वो एडवांस पे कर चुका है, कुछ कर चुका है, जो उसको वापस नहीं मिलेंगे अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो भी इंश्योरेंस लेने के लिए एक रहता है कि भाई उसका भी एक इंटरेस्ट है। इंश्योरेंस कंपनी का भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, भाई कल को पेमेंट तो उन्हीं को करनी है आगे क्लाइंट को अगर कुछ हो गया तो। लेंडर ऑफ मनी ऑन मोर्टेज ऑफ शिप, कार्गो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। अब जिसका काम ही शिप का है, जो शिप से ही अपना जो है घर चला रहा है, कल को उसको अपनी दूसरी शिप करनी लेनी है या उसी जो शिप है उसी में कुछ कराना है, या मतलब कहीं भी किसी भी रीजन की वजह से उसको लोन चाहिए, ठीक है, उसको लोन चाहिए, वो तो क्या कर रहा है, वो शिप को एज अ शिप का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, अब शिप तो बहुत बड़ी होती है, उसका बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है कहीं ना कहीं, तो शिप का एक छोटा सा पार्ट जो है वो एज अ लोन, एज अ कोलेट्रल, लोन के लिए एज अ कोलेट्रल जो है जाके बैंक में या कहीं पे भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख रहा है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो शिप एज अ कोलेट्रल, शिप का छोटा सा पार्ट एज अ कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, शिप का एक छोटा सा पार्ट जो है उस पर्सन ने, अब यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक पर्सन है डी, ठीक है, उसने जो है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। अब लोन के लिए आपको एक कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है लोन के अमाउंट के थोड़ी सी एक्स्ट्रा में, जिसे हम कोलेट्रल कहते हैं। तो उसने कोलेट्रल में क्या रखा हुआ है, वो शिप का छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो है उसने एज अ कोलेट्रल, उसका एक छोटा सा पार्ट का एक भाई उसने पेपर पे लिख दिया कि भाई मेरी शिप का इतना पार्ट जो है एज अ कोलेट्रल मैंने इस बैंक के पास रखा हुआ है। तो कहने उस बैंक को भी उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा कि बिल्कुल को शिप डूब गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा एक हिस्सा है उस शिप में ऐसा कोलेट्रल, कल को उस पर्सन ने मेरे अगर पैसे नहीं दिए बैंक को, वो फंड वापस नहीं किया, तो वो कोलेट्रल बेच के तो पैसा जो है अपना निकालती है बैंक, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इंटरेस्ट रहेगा इसमें। मास्टर एंड क्रू ऑफ अ शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेजेस। अब जो क्रू है जो काम कर रहा है शिप पे, मास्टर काम कर रहे हैं शिप पे, उनको भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, भी शिप के साथ कुछ हो गया या कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं हमें वेजेस कैसे मिलेंगे।
द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा विल ऑल्सो अप्लाई टू अ मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्रॉक्सिमा के प्रिंसिपल के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। जो मेन एक मोस्ट डोमिनेंट रीजन रहता है, उसी की वजह से आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी पहले ही बता देती है कि भाई इस रीजन, ये कि मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको जो है आपका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो वही रीजन मोस्ट डोमिनेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, शिप को नुकसान हो रहा है, आपके कार्गो को नुकसान हो रहा है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगा। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।